अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपके पास आ जाता है टॉरिसेलिस थ्योरम। ठीक है, पहली एप्लीकेशन। देखिए, टॉरिसेलिस थ्योरम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और फिर इसकी डेरिवेशन जो है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉरिसेलिस थ्योरम आपको बताता है कि जो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? हाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होगा। तो यहां पर अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू द स्पीड gained by to speed gained by the fluid while falling through a distance, falling through a distance, through a distance equal to difference difference of height under difference of height under the action of gravity, under the action of gravity। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? ई स्पीड ऑफ ई फ्लक्स या टॉरिसेलिस थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम क्या कह सकते हैं कि देखें, ये आपको ये बताती है कि हाउ फास्ट द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू एन स्मॉल होल। किसी भी स्मॉल होल से कितनी स्पीड से पानी क्या हो रहा है या कोई भी लिक्विड बाहर आ रहा है वो आप क्या कर सकते हैं, इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखें, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि एक कूलर है और उस कूलर का एक टैप जो कि आपको गिवन है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इसकी अपर सरफेस पर जो प्रेशर है वो है P और जो लोअर सरफेस है उस पर भी जो प्रेशर है वो है P। ठीक है ना? तो ये प्रेशर तो दोनों साइड पर क्या है? इक्वल है। अच्छा, ये जो स्मॉल ओपनिंग है जहाँ से ये लिक्विड बाहर आ रहा है इसे हम कहते हैं स्मॉल होल या फिर इसे हम कहते हैं ऑरिफिस। ऑरिफिस या स्मॉल ओपनिंग। अच्छा, अगली बात यह है कि जो जिस स्पीड से ये वाटर यहाँ से इमिट आउट हो रहा है इस स्पीड को मैं कह देता हूँ कि ये है स्पीड v2 और इस ये है v के इक्वल। जबकि जो स्पीड लिक्विड के अपवर्ड पार्ट पर है वो क्या है? v1। जो हाइट है वो है h1। ठीक है। अच्छा, और जहां से ये पानी बाहर आ रहा है उसकी हाइट क्या है? h2। तो अगर डिफरेंस ऑफ हाइट की बात की जाए कि वाटर लेवल से ओरिफिस तक की जो हाइट है वो क्या है, तो उसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू h1 माइनस h2। ठीक है, तो जो h1 है उसमें से h2 को आप माइनस करेंगे तो ये आपको क्या पता चल जाएगा? डेल्टा एच की वैल्यू। अब यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि आपने याद रखनी है और वो कंडीशन ये है कि इस जगह पर जो v1 है उसकी जो स्पीड है वो इतनी कम है v2 के मुकाबले में कि हम इस v1 को इग्नोर कर देते हैं और किसके बराबर ले लेते हैं? जीरो के। यहाँ पर v1 जीरो के इक्वल है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इस केस के अंदर जो प्रेशर है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये दोनों प्रेशर किसके इक्वल हैं? पी के इक्वल है। ठीक है, ये वन और ये टू। दोनों प्रेशर की वैल्यू क्या है? सेम, क्योंकि जिस जगह पर भी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अब इन कंडीशंस को जरा हम अप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन में। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली
इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो आपको क्या कहती है, प्रेशर P1 हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। ठीक है ना, ये हमने रिलेशन पढ़ा था। अब जैसा कि हमें पता है कि हमने जो कंडीशन देखी है उस कंडीशन की बेसिस पर कि आपने P1 P2 किसके बराबर ले लेना है, P के। दूसरी कंडीशन क्या थी कि V1 को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम है। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आप देखें क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपको P1 और P2 ये तो हो जाएगा कैंसिल, और जो V1 है वो जीरो है, तो इसका मतलब ये टर्मिनोलॉजी भी आप क्या कर देंगे, यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, तो इक्वेशन बन गई रॉ GH1 इज इक्वल्स टू हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। तो रॉ GH2 को दूसरी तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, रॉ GH, तो ये लिख देता हूं H1 माइनस रॉ GH2 इज इक्वल्स टू हाफ रॉ V2 स्क्वायर। रॉ जी यहां से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, H1 माइनस H2, और ये आपके पास आ गया हाफ रॉ V2 स्क्वायर। अब देखें 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है और रॉ से रॉ भी क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल, ये रॉ और ये रॉ क्या हो गया कैंसिल। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इससे क्या होगा मल्टीप्लाई। तो मैं फाइनली अगर इसकी इक्वेशन लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इसमें जो V2 की वैल्यू है, V2 वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा किसके, वो इक्वल हो जाएगा √2G H1 माइनस H2 के। ठीक है, तो ये जो मैंने रिलेशन यहाँ पर ड्राइव किया, इस रिलेशन में अगर आप देखें तो हमने V2 को या स्पीड को किसके साथ रिलेट किया है, हाइट के साथ में। जैसा मैंने आपको कहा था कि एक चीज को आप क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पर कौन है, प्रेशर। तो V का हाइट के साथ क्या हो गया, रिलेशन डायरेक्ट। तो जितनी डिफरेंस ऑफ हाइट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा फ्रॉम एन ओरिफिस और एट अ डेप्थ। ठीक है ना, तो ये चीज हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास वर्टिकल मोशंस होते हैं, वर्टिकल मोशन के अंदर भी हम इन चीज़ों को इसी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पर एक और टैंक है जो कि मैंने 3 छोटे छोटे ऑरिफिस इसके अंदर क्या कर दिए हैं, फॉर्म कर दिए हैं। इन ऑरिफिस का अगर नंबर दे दें, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो आप जानते हैं कि इन 3 में से अगर डिफरेंस ऑफ हाइट की बात की जाए अपर, तो एक हाइट है H1, एक हाइट है H2 और एक हाइट है H3। ठीक है, 3 डिफरेंट हाइट। अब 3 डिफरेंट हाइट पे अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी और सबसे ज्यादा रेंज किसकी होगी, तो आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा रेंज में कौन है, रेंज में है 2 वाला। सबसे ज्यादा किसकी है, 2 की। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं द रेंज ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम फॉर होल नंबर 2। ठीक है, होल नंबर 2 की रेंज क्या है, सबसे ज्यादा। अब स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड क्योंकि रिलेट करती है किस पे, डिफरेंस ऑफ हाइट पे। यहाँ पर हमने पढ़ लिया ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा H के। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 3। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पीड और रेंज दोनों चीजें यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाती है टॉरी-सेलिस थ्योरम, जिसमें स्पीड और हाइट या डिफरेंस ऑफ हाइट, जिसको हम कह देते हैं कि जहां से फ्लूइड फ्लो करके नीचे आ रहा है, उनको आपस में क्या कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। और इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो फ्रॉम एन orifice एट अ डेप्थ h below a liquid top surface equals the fluid speed gain in free falling through the height h। जो आपकी बुक, आज हम इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं और वो है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। देखें, हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है ना वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले इस चीज को लिख ले कि इनका आपस में जो रिलेशन क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, टू द प्रेशर। ठीक है। तो अब यहां पर अगर इसकी इक्वेशन लिखे तो किस तरह से, तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझे। देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरियाज डिफरेंट है। यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होके क्या हो गया A2। फिर तीसरे पॉइंट पर अगर आप देखें तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 के साथ क्या करता है, मैच करता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इसकी हाइट क्या है, तो मैं कह देता हूँ हाइट हर पॉइंट पर क्या है, सेम है, हर पॉइंट पर। तो वो पॉइंट क्या है, एच एच एच, क्योंकि ये पाइप हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। अगर वर्टिकल होता तो हाइट क्या होती, सब जगह डिफरेंट होती। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो है V1। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो यहाँ वेलोसिटी है V2, और ये वेलोसिटी V1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब एरिया कम होता है वेलोसिटी बढ़ती है। आपने किस में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। सिमिलरली दोबारा से जब ये लिक्विड मूव करके इस एरिया में आ जाएगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है V3 वो किसके इक्वल होगी, V1 के। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। अब यहाँ पर अगली बात आती है किसकी, प्रेशर की। जब स्पीड V1 है तो इस प्रेशर को मैं कह देता हूँ ये प्रेशर है P1। P1। जब स्पीड है V2 तो यहां पर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को मैं लिखूंगा P2। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि अगर स्पीड ग्रेटर है तो जो प्रेशर होगा 2 पॉइंट पर वो कम होगा किससे, 1 से। ठीक है ना, यही बात हमने लिखी ना, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि P2 इज लेस देन P1। जबकि थर्ड पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकालूं तो ये प्रेशर की वैल्यू अगेन क्या होगी, P3, और ये इक्वल होगी किसके, P1 के। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर है A1 का वो A3 के इक्वल है, और जो प्रेशर P2 का है वो क्या है, स्मॉल है P1 से। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पीड क्या है, ज्यादा। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैथमेटिकली हम इस बात को इस तरह से लिखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या थी। तो बर्नौली इक्वेशन को लिखें, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो H की वैल्यू सेम है। तो H की वैल्यूज अगर सेम है तो मैं इसका मतलब यहाँ पे H1 और H2 नहीं लिखता, मैं दोनों जगह H लिख देता हूँ। तो आप देखें कि ये इक्वेशन सेम हो गई ना। तो रॉ जी एच दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बचा, तो यहाँ पे बच गया P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर। और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट है, तो देख लें। मैंने आपको बताया कि जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां स्पीड कम होती है। तो लेट से अगर मैं कहूँ यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो स्पीड क्या है, कम। और यहाँ अगर प्रेशर कम है तो स्पीड क्या है, ज्यादा। तो मुझे बताएं, दोनों का जो प्रोडक्ट है दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसको मैं फाइनली जो है वो इस तरह से लिख सकता हूं कि P प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया P प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इट मींस प्रेशर और वेलोसिटी आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, किस पर, वेंचुरी मीटर। ये है इसकी दूसरी एप्लीकेशन। तो अब वेंचुरी मीटर क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्पीड ऑफ फ्लो को क्या करती है, कैलकुलेट करती है, स्पीड ऑफ फ्लूइड। और स्पीड ऑफ फ्लूइड को कैसे वो मेजर करती है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो वेंचुरी रिलेशन जो है वो जिस मीटर के साथ मेजर होता है या पढ़ा जाता है उसे हम कहते हैं वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर। तो ये जो पेट्रोल पंप्स या गैस स्टेशन के ऊपर आप देखते हैं कि जो फ्यूल निकल कर आ रहा होता है, तो उस फ्यूल के साथ जो करेंसी है वो कैलिब्रेटेड होती है ना, अमाउंट चल रही होती है तेजी से मीटर पे। तो कितना फ्लूइड फ्लो कर कर जाएगा उस हिसाब से उन्होंने कैलिब्रेट किया हुआ होता है।
और वो वैल्यूज क्या हो रही होती है, मीटर पे चेंज हो रही होती है। तो उसमें जो लिवर के अंदर मीटर लगा हुआ होता है वो एक्चुअली कौन सा होता है, वेंचुरी मीटर होता है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि वेंचुरी रिलेशन के अंदर जो स्पीड है फ्लूइड की, स्पीड ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ फ्लूइड, मेजरमेंट, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। अच्छा, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ड्राइव करने से पहले पहले आप इसकी इक्वेशन जो डायग्राम है वो देख लें। उस डायग्राम के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि ये स्पीड ऑफ फ्लूइड किस तरह से कैलकुलेट होगी। तो देखें, अगेन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का पाइप है, इसका एरिया है A1। और दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A2। दूसरी साइड पर ये है A2। यहाँ पर जो स्पीड होगी फ्लूइड की उसे हम लिखते हैं, ये है V1। और इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो है V2। यहाँ पर अगर आप प्रेशर की बात करें इस पाइप में P1, और इस पॉइंट पर क्या होगा P2, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब इस V2 की स्पीड इस पॉइंट पर क्या होगी, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट। हाइट दोनों तरफ क्या है, सेम है। हाइट दोनों तरफ क्या है, सेम है। अच्छा, अब V2 जो है, अगर देखा जाए तो क्योंकि एरिया कम है तो V2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ये बात हमें पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो V2 ग्रेटर है V1 के। अभी हमें पता नहीं है क्या है, वो हमने कैलकुलेट करना है। और V1 V2 के सामने क्या है, ना होने के बराबर है। उसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अगर हम उसे इग्नोर करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, तो मैं इस तरह लिखूं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओ सॉरी, बर्नौली इक्वेशन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपके पास प्रेशर है P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH, P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH। आप देखें कि अगेन हाइट दोनों तरफ सेम है, तो रॉ GH से रॉ GH क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, और दूसरी साइड पे मैंने कहा कि V2 अगर ग्रेटर है V1 से तो मैं V1 को क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो अगर मैं V1 को इग्नोर करूंगा तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर। अब यहां से अगर V2 की वैल्यू को हम निकाल लें तो हम V2 की वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं कि जो V2 होगा वो बराबर होगा 2 P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रॉ। यही बात मैंने ऊपर लिखी थी ना, कि जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो मेजर होगी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो और इसके अंदर मैंने रूट लगा दिया, रूट लगाना भूल गया, तो ये आपके पास क्या है, इसका रूट। तो आप देखें कि हमारे पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि मैं लिख दूंगा। एक तो ये है कि इसमें प्रेशर डिफरेंस को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, P1 P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर। और दूसरा, यहां से अगर V2 का फार्मूला लिखें तो वो लिखा जा सकता है √2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रॉ। तो ये आपके पास क्या आ गया, V2। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज को हमने क्या करना है, ड्राइव करना है। और इसमें हम इसका क्या करेंगे, रिलेशन प्रूव करेंगे कि अगर इस पॉइंट के ऊपर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो किसी पॉइंट पर भी V1 पे निकाल लूँ या V2 पे निकाल लूँ, एक ही बात है कि मैंने स्पीड का फार्मूला क्या करना है, यहाँ पे ड्राइव करना है। तो देखिए, ड्राइव करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको प्रूव करता हूँ। इक्वेशन स्टार्ट हम करेंगे बर्नौली इक्वेशन से ही, और उसके लिए फिर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली तो पहली जो इसमें बात है वो ये है
कि एक पाइप को आपने क्या रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ। तो एक जगह पर उसका एरिया A1 और दूसरी जगह पर एरिया A2, जैसा कि आपको उसके पाइप में भी नजर आ रहा है। लेकिन उन दोनों पॉइंट्स पर जो हाइट की वैल्यू है वो क्या है, सेम। H1 किसके बराबर है, H2, और H2 किसके बराबर है, H के। जब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं कि H दोनों जगह सेम है, तो मैंने इसकी इक्वेशन को किस तरह लिख लिया था, बर्नौली इक्वेशन को मैंने इस तरह लिखा था, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर। अब इसको अगर मैं री अरेंज कर लूं तो इस तरह लिखूंगा, P1 माइनस P2, और ये हो जाएगा हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं तो इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं ये है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है, नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको कहती है कि जो प्रोडक्ट है एरिया और वेलोसिटी का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो यहां से अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। इस V2 की वैल्यू को आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं, सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1। तो जब आप इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखें, इक्वेशन 1 को रीराइट कर लेते हैं, P1 माइनस P2 तो एज इट इज लिखा हुआ, हाफ रॉ। V2 की जगह पे क्या लिखना है आपने, V2 की जगह लिखना है आपने A1 V1 डिवाइडेड बाय A2, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, V2 की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, A1 V1 अपॉन A2 और इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को अंदर क्या करते हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करेंगे इसमें, तो जो इक्वेशन है हमारे पास क्या बन जाएगी, तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं यहाँ पे। तो अब देखें, ये वैल्यू आपके पास आ गई, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रॉ। तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर अंदर आ गया, माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर। अच्छा, अब अगला क्या होगा, नेक्स्ट में हमारे पास ये होगा कि रॉ V1 स्क्वायर जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ये देखें, हाफ रॉ V1 स्क्वायर और हाफ रॉ V1 स्क्वायर, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। इसको आप क्या करना है, बाहर निकालना है। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रॉ V1 स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा आपके पास A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, यहां से अगर मैंने V1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, बाकी तमाम चीजों को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मैं लिख देता हूं 2 P1 माइनस P2, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय। अच्छा, रॉ और A1 A2 का स्क्वायर, ये देखें, ये जो पूरी टर्म है ना, रॉ A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये यहां हो रहा है मल्टीप्लाई किसके साथ, V1 स्क्वायर के साथ। तो इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो दूसरी तरफ लेके जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो मैं इसको इस तरह लिख दूंगा कि यहां आने के बाद ये वैल्यू इस तरह लिखी जाएगी, रॉ, और ये आपके पास है A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और इधर क्या बचा, इधर बच गया V1 स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए ले लेंगे रूट। तो जब आप इसका रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो V1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो V1 को हम लिख सकते हैं, वो आ जाएगा इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रॉ
A1 अपॉन A2 - 1। तो आप देखिए जो ऊपर मैंने रिलेशन बनाया था, उस रिलेशन में मैंने इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ नहीं, लेकिन डेंसिटी और प्रेशर के साथ क्या किया था, रिलेट किया था। तो अगर आपको यहां पर A1 और A2 पता हो, मैं लिख देता हूं, इफ A1 एंड A2 आर नोन, आर नोन, then we can find V1 to calculate the rate of flow, to calculate the rate of flow। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो V1 की वैल्यू है ये क्या हो सकती है, यहां से कैलकुलेट हो सकती है। ये इक्वेशन आपके पास कहलाती है वेंचुरी इक्वेशन, और या वेंचुरी रिलेशन। और जिस डिवाइस के जरिए इसे हम मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेंचुरी मीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गई डेरिवेशन कि आप वेंचुरी रिलेशन को किस तरह से प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसी में आगे कुछ और आपके पास जो है वो एप्लीकेशंस हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं, और वो एप्लीकेशन है जिसमें आती है एरोफॉइल। अब एरोफॉइल क्या होता है, एरोफॉइल एक एक ऐसा डिज़ाइन है या ऐसी डिवाइस है जो इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है कि वो फोर्स प्रोड्यूस करती है परपेंडिकुलर टू एयर फ्लो। तो यहां पर मैं अगर लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं एरोफॉइल, एरोफॉइल। तो ये जो एरोफॉइल है इसके बारे में हम क्या लिखते हैं कि एरोफॉइल आर डिवाइसेस, एरोफॉइल आर डिवाइसेस डिजाइन टू प्रोड्यूस, डिजाइन टू प्रोड्यूस फोर्स परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू द एयर फ्लो, एयर फ्लो। अब देखें इसके अंदर आपके सामने एक एरोप्लेन की जो है वो पिक्चर आ रही है। उसके अंदर क्या है कि जब ये एयर फ्लो करके आ रही होती है, ठीक है ना, ये एयर का फ्लो है। तो जब ये एयर का फ्लो इस एरोप्लेन से आके हिट करता है, तो नीचे वाला जो आपके पास एरिया है वहां पर तो स्पीड क्या होती है, इसकी नॉर्मल होती है। तो वहां स्पीड अगर कम है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, लेकिन अपवर्ड पे अगर हम देखें तो अपवर्ड पे स्पीड क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब जो प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ अप्लाई होगा, तो आप जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो यहां पर जो ये प्रेशर लो, हाई टू लो की तरफ जाएगा, तो ये हाई टू लो की तरफ क्या करेगा, लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा इनके विंग्स को। और इनके विंग्स को जब ये लिफ्ट प्रोवाइड करेगा तो ये क्या करेगा, मूव करके एरोप्लेन अपवर्ड जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या है कि लोअर साइड पर इसका प्रेशर है हाई। और क्यों हाई है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम है। और अपर पॉइंट पे इसकी जो प्रेशर है वो क्या है, लो है। तो जब आप हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं तो यहां पर आपके पास क्या होती है, फोर्स प्रोड्यूस होती है। और वो फोर्स इस एरोप्लेन के विंग्स को लिफ्ट प्रोवाइड करती है। देन ये क्या करता है, मूव करके अपवर्ड जाता है। तो एरोफॉइल यहाँ पर इसके विंग्स के अंदर जो है वो यूज होता है। अब देख लें इस एरोफॉइल के अंदर यही चीज है कि नीचे वाली जो पार्ट है उसके अंदर वेलोसिटी है लो, अपवर्ड पार्ट की वेलोसिटी है हाई, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुई, लिफ्ट प्रोवाइड हुई। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है कि ये जब मूव करता है तो फिर क्या होता है, ड्रैग फोर्स भी इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसी चीज को हम मैग्नस इफेक्ट के अंदर भी इसी तरह से पढ़ते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर जो मैग्नस इफेक्ट होता है उसमें यही है कि आपके पास जो एक बॉल है, वो बॉल जब मूव करके जा रही होती है तो जिस डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रही होती है वहां पर आपके पास स्पीड में डिफरेंस की वजह से प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। और वो प्रेशर का डिफरेंस जो होता है वो क्या करता है, लिफ्ट प्रोवाइड करता है। इस वजह से वो बॉल क्या कर जाती है,
स्विंग कर जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। तो वो सेम बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने एरोफॉइल को यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन की एक और भी प्रिंसिपल है, या एक और एप्लीकेशन है, सॉरी, और वो एप्लीकेशन है ब्लड फ्लो। ये जो ब्लड फ्लो है, ये बर्नौली प्रिंसिपल या बर्नौली इक्वेशन के जरिए ही हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि जो आपके पास ब्लड फ्लो है, इसकी फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहली बात ये है कि जो ब्लड होता है वो एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ब्लड क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल। और क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। दूसरा इसके अंदर फीचर ये है कि इसकी जो डेंसिटी होती है ब्लड की, वो नियरली इक्वल होती है किसके, वाटर की। डेंसिटी ऑफ ब्लड इज नियरली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर विस्कोसिटी की बात करें, क्योंकि हम फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम ब्लड की विस्कोसिटी की बात करें, तो ब्लड की विस्कोसिटी ग्रेटर होती है किससे, वाटर से। ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो ग्रेटर है किससे, वाटर से। कितनी, 3 to 5 टाइम्स, 3 to 5 टाइम्स ये क्या है, ग्रेटर है किससे, वाटर से। और इसकी रीजन क्या होती है, उसकी वजह यह है कि जो आपका ब्लड होता है उसके अंदर 50% आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इसकी वजह से इसके अंदर जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन को ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है वेसल्स में से, तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो होते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो इन्फ्लेटेड होता है, ठीक है ना। और वो रिजिड नहीं होते, जाहिर सी बात है, तो इस वजह से उसके अंदर जो है वो वेरिएशन आ सकता है, वो इन्फ्लेट भी कर सकते हैं और डीफ्लैट भी कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के अंदर ब्लड प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये कैलकुलेट होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। कहते हैं ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू द ग्रेटर प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द वेसल्स देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द टेंशन इन द ब्लड वेसल, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है वो वेरी करता है किसकी वजह से, हार्ट बीट की वजह से। तो ये पॉइंट भी इसके लिए होगा कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है क्रिएट क्यों हो जाता है। ये इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि हार्ट बीट आपकी फास्ट या स्लो होती है, जो कि आपकी वर्किंग पर डिपेंड कर रही होती है। आप रनिंग कर रहे हैं या नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्रिएट होगा किसकी वजह से, ड्यूरिंग द हार्ट रेट। इसको लिखते हैं हार्ट बीट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आती है वेरिएशन लिमिट। तो वेरिएशन लिमिट में अगर बात करें तो वेरिएशन लिमिट जो होती है वो दो है। जब ब्लड को कैलकुलेट किया जाता है, एक इसके लिए हम यूज करते हैं फिग्मो मैनोमीटर, एक डिवाइस है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और वो फिग्मो मैनोमीटर जो है वो यूज किया जाता है ब्लड को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसको अगर मैं लिख दूं, डिवाइस का नाम क्या है, फिग्मो मैनोमीटर, फिग्मो मैनोमीटर। और ये आपके पास जो है वो डिवाइस है जो कि ब्लड को क्या करती है, कैलकुलेट करती है। तो ये इसको दो वैल्यूज में कैलकुलेट करती है। एक कहलाती है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा, ये वैल्यू जो कैलकुलेट करती है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये एक अपर लिमिट है, सिस्टोलिक प्रेशर अपर लिमिट है ब्लड की। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो जो अपर लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 120 टोर। टोर क्या है, यूनिट है ब्लड फ्लो की। और जो लोअर लिमिट है वो 75 to 80 टोर तक होती है। ये नॉर्मल ब्लड की जो है वो कंडीशन है, 75 to 80 टोर। और टोर क्या है, तो ये टोर के बारे में लिख दूं, ये है यूनिट ऑफ
प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने की, तो उसके अंदर भी बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, यूज होता है कि जब स्पीड ज्यादा होगी प्रेशर क्या होगा, कम। जब स्पीड कम होगी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये वेरिएशन लिमिट एक्चुअली यूज किया जाता है ब्लड को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद एक और इसकी जो एप्लीकेशन है वो है एटोमाइजर। अच्छा, अब एटोमाइजर को अगर हम देखें तो वो भी जो है वो बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करता है, और उससे उसको हम यूज करते हैं इस चीज को पढ़ने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं एटोमाइजर के बारे में, तो इसकी हम सिर्फ डायग्राम को समझ लेते हैं, तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, एटोमाइजर एक ऐसी डिवाइस है जो कि फाइन स्प्रे ऑफ वाटर क्या करती है, रिलीज करती है, लाइक परफ्यूम और अदर लिक्विड। तो एटोमाइजर के बारे में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, एन एटोमाइजर इज अ डिवाइस, एटोमाइजर इज अ डिवाइस, और क्या करती है ये डिवाइस, दैट रिलीजेस, दैट रिलीजेस फाइन स्प्रेस, फाइन स्प्रेस ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, परफ्यूम, परफ्यूम और अदर लिक्विड्स, अदर लिक्विड्स। तो ये आपके पास क्या होता है, एटोमाइजर। अच्छा, अब एटोमाइजर की अगर शेप देखें तो वो इस तरह की होती है कि फॉर एग्जांपल आप एक बॉटल ले लें परफ्यूम की, या कोई भी फाइन स्प्रे की बॉटल ले लें, ठीक है। और उस बॉटल का अगर हम देखें कि उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, उसमें अंदर जो शेप होगी वो इस तरह की है कि लेट से ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि हम नोजल के लिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, इसका नोजल। और ये आपके पास जो है यहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड होगा, और इस बल्ब का ये काम है कि ये स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, बल्ब। और यहाँ पे ये पाइप है जो कि इस लिक्विड के अंदर जाता है, और यही वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, तो फिर ये अपवर्ड आ जाता है, ठीक है ना। ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर वो फिर मूव करके अपवर्ड आ जाता है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देख लें कि ये तो वैल्यू हो गई कि डायग्राम में किस तरह से ये चीज नजर आती है, तो ये है बल्ब। अब इस बल्ब को जब आप प्रेस करते हैं, तो बल्ब के प्रेस करने से क्या होता है कि ये जो एयर होती है वो मूव करती है फास्ट। जब स्पीड यहाँ पर होती है ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं जेट, ये जेट कहलाता है। और ये जो है ये क्या कहलाता है, नोजल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे ही बल्ब प्रेस होगा, तो बल्ब के प्रेस होने से जो एयर होगी वो इसमें से ट्रेवल करेगी फास्ट। और जब ये एयर इसमें से फास्ट ट्रेवल करेगी, तो जो प्रेशर होगा वो कम। वो प्रेशर जब कम होगा, तो इसके अंदर जो पहले से लिक्विड मौजूद है, इस बॉटल के अंदर जो पहले से लिक्विड मौजूद है, उसके अंदर प्रेशर जो है वो इस लिक्विड को मूव करवाएगा इस पाइप से अपवर्ड। और ये जब लिक्विड मूव करके यहाँ पर आएगा, तो एयर की स्टीम तो यहाँ से गुजर ही रही है, वो एयर की स्टीम क्या करेगी, वो इस लिक्विड को इस नोजल से बाहर निकालेगी, और फाइन स्प्रेज जो होंगे वो यहाँ पर क्या कर देगी, फॉर्म, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर भी क्या है कि एरिया कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब यहाँ से ये आपके पास फ्लूइड जो होगा वो पास होगा, तो इस फ्लूइड की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फाइन स्प्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन एटोमाइजर का जो कॉन्सेप्ट है वो बर्नौली प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है। सेम वर्किंग फिल्टर पंप की भी है। तो फिल्टर पंप अगेन प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन को, ये बर्नौली इफेक्ट को अप्लाई करता है, और ये एयर पंप के तौर पर यूज होता है। इसमें ये होता है एयर और वाटर मिक्स हो जाता है
किस तरह से कि जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम। और इन दोनों के डिफरेंस की वजह से एयर और वाटर क्या हो जाते हैं, मिक्स। इसको हम कार्बोरेटर के अंदर भी यूज करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है बर्नौली प्रिंसिपल की जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या होती है, यूज होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।